राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ फिज़िक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने सेंट्रल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा उनके बारे में जाना, केंद्रीय बल क्या होते हैं, ठीक है। और केंद्रीय बल के अपन ने प्रकार के बारे में पढ़ा कि जैसे अपकेंद्रीय हो गए, उपकेंद्रीय हो गए, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल भी बोला जाता है। और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है। कुलाम फोर्स, दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में कुलाम फोर्स लगता है, उसके बारे में भी स्टडी की थी। तो ये सब अपन स्टडी कर चुके थे। इसके अलावा कल अपन ने ये भी प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो आपके पास में केंद्रीय बल जो होता है, ठीक है, अगर मान लो किसी भी एक कण के ऊपर केंद्रीय बल लग रहा है, ठीक है, और केंद्रीय बल क्या करेगा, मतलब वो जो बल होगा उस कण को एक ही प्लेन में क्या करता रहेगा, घुमाता रहेगा, ठीक है। मतलब वो एक ही प्लेन में क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। और उससे मैंने एक बात और सिद्ध की थी कि भाई इसकी वजह से ये जो प्लेन होता है, इस एक ही समतल में अगर आपका कण घूमे गति कर रहा है, तो अपन को ये भी चीज़ जानी थी कि वहाँ पे जो उसका कोणीय संवेग होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो कैसी क्वांटिटी होती है, संरक्षित क्वांटिटी होती है, नियत होती है, ठीक है, कांस्टेंट बनी रहती हो। तो एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कोणीय संवेग कैसा रहता है आपका, संरक्षित रहता है। तो ये अपन ने कल की क्लासेस में डिस्कस भी किया था और उसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी किया था। इसके अलावा आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके गति के समीकरण, ठीक है। कि देखो अपने को पता है कि न्यूटन, एक मिनट, न्यूटन ने अपने को F बराबर ma दिया था ना, F इक्वल्स टू ma, और ये तो फोर्स के बारे में बताया था। एक वहां पर अपने पास में कुछ समीकरण निकालते हैं अपन इन्हीं को मॉडिफाई करके, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये गति के समीकरण ही तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, केंद्रीय बल जो होता है, उनमें भी गति के समीकरण निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर उनकी ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है, कोणीय संवेग वगैरह तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कैलकुलेट, और एक बार पढ़ लेंगे उसको। तो ये सारा सब कुछ अपन ऑलरेडी कैलकुलेट, ये तो आपने खैर 11वीं-12वीं की चीज़ें हैं, 11वीं-12वीं की चीज़ें होती है, वहाँ पर आपने पढ़ी होगी। लेकिन अब सेंट्रल फोर्स के अंदर गति के समीकरण किस तरीके से चेंज होते हैं, कैसे परिवर्तन आता है उनमें, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो यही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति के समीकरण, ठीक है। कण के जो गति है, उस कण जिस गति से जा रहा है उसके जो समीकरण होंगे वो अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो मैं ये पढ़ाने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। इसको पढ़ाने से पहले ना मैं एक टॉपिक का आइडिया दे देता हूं आपको, और वो क्या है देखना एक बार, कि अपने पास में जो केंद्रीय बल होता है वो एक वृत्तीय उसमें होता है, वृत्त में हो सकता है, ठीक है, दीर्घ में हो सकता है, दीर्घवृत्तीय जिसको बोलते हैं, इलिप्टिकल बोल सकते हैं अपन, ठीक है, परावलय होता है, वलय होता है, मतलब पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया था, और आगे अपन स्टडी भी करेंगे इसके बारे में कि भाई यही चीज़ें हैं जो हैं, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कोई पार्टिकल इस तरीके से एक प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, इस तरीके से, ठीक है। एक किसी सर्कल के अंदर मैंने मान लिया, एक वृत्त के अंदर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, वो पार्टिकल आ गया, ठीक है, ये वो पार्टिकल है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो किस में मूव कर रहा है, आपका इस सर्किल के अंदर मूव कर रहा है, और जो इसका केंद्र है वो केंद्र ये है, ठीक है। इस पॉइंट बिंदु के चारों तरफ क्या कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अब एक बात बताओ, इस पे फोर्स लगेगा, इस पे कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इधर या तो वो फोर्स अंदर लग सकता है, या वो फोर्स कहाँ लग सकता है, आपका बाहर लगेगा, ठीक है।
मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पे भी डिपेंड करेगा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये r। तो r इस वृत्त का क्या हुआ, एक तरीके से रेडियस हुआ। r जो यहाँ पर अपने पास में आया है, जो ये r है, एक तरीके से रेडियस हो गया, त्रिज्या ही तो बात हो गई, यहाँ पे त्रिज्या हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं हल्का सा, कैसे मॉडिफाई, अरे ये पेन चेंज क्यों हो रहा है, अरे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी कार्तीय निर्देश तंत्र में रख दिया मैंने इसको। कार्तिकेय निर्देश तंत्र जो होता है ना अपने पास में, ये x हो गया, आज ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। ये x और ये अपने पास में क्या आ गया, y। और ये यहाँ पर जो o, जो यहाँ पर मैंने मान लिया ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। ओरिजिन अपना यहाँ रखा हुआ है, अरे यार ये o, ठीक है। तो यहाँ पर ये o क्या है अपने पास में, ओरिजिन है। तो एक बात बताओ, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है अपने पास में, ये थीटा, ठीक है। ये एंगल है कुछ ना कुछ अपने पास में थीटा, किसका, इस त्रिज्या का, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ में। तो अब अपन ये जो अपने पास मोशन थे, इससे पहले अपन ने जितने भी गति के समीकरण पढ़े थे वो सब एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ही अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सब अपन कार्तिक निर्देश तंत्र जो होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उससे भली भांति परिचित हो आप लोग, ठीक है। और अपन ने अब तक जितने भी मोशन पढ़ा सब कुछ पढ़ा, ठीक है। जैसे कि एक पैराबोला मोशन जो होता है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये पैराबोला मोशन होता है कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी अपन ये x मानते थे, इसको अपन y मानते थे, ठीक है। ये अपने पास में एक डिस्टेंस हो गया, ये s, ऐसे करके, ठीक है। ये एक मोशन अपन ने लिया था। ये सारा सब कुछ आप स्टडी कर चुके हो 11th-12th के अंदर, ठीक है। या फिर आपका कोई भी एक रोलिंग है वो यहाँ पे चल रहा है, इसको भी x एक्सिस में लेके चलते थे अपन, वगैरह वगैरह करके। तो ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी कैलकुलेट मतलब पढ़ चुके हैं, इनके बारे में तो अपन ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर डिस्कस ये करना है कि क्या तुम इस फोर्स को x और y के कोऑर्डिनेट्स में, या फिर ऐसे बोला जाए कि x और y का जो निर्देश तंत्र है अपने पास में, जिसको कार्तिकेय निर्देश तंत्र कहा जाता है, उसमें निकाल पाना आसान होगा? नहीं, क्योंकि आपका जो ये f होगा ना, ये जो f है इसकी डिपेंडेंसी तो भैया कल ही बताई थी मैंने, ये होती है प्लस माइनस r क्या, यही तो डिपेंडेंसी होती है इसकी। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें कहीं एक्स वाई आ रहा है क्या? नहीं। इसमें कहीं भी एक्स वाई आ रहा है क्या? नहीं। और एक्स वाई जो होता है अपने पास में बहुत इजी फॉर्म होती है, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इजी फॉर्म होती है एक्स वाई, ठीक है। जो अपने पास में कार्तिक निर्देश तंत्र होता है ना, वो सबसे सरल तंत्र होता है। ये मान लो आप, अगर हमें कार्तिक निर्देश तंत्र में वैल्यूज पता लग गई ना, तो हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं हर चीज़ को। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। यहाँ पर जो है अपने पास में, ये तो आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एक नए सिस्टम में बदल देते हैं, जिसको बोला जाता है ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के बाद में अपन आसानी से इसके गति के समीकरण को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन आराम से जो जैसे गति के समीकरण आर में आ रहे हैं, थीटा में आ रहे हैं, किस टर्म में निकल रहे हैं अपने पास में, ठीक है। ये सारा सब कुछ अपन क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन जो एक स्पेसिफिक टॉपिक आपका आता है वो ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कौन सा है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये रहा, देखिए ये है अपने पास में क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक इनको बोला जाता है, ठीक है। When each point on a plane of a two-dimensional coordinate system it decided by a distance from a reference point, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया था, ये रहा एक ये रेफरेंस पॉइंट है O, इससे कोई भी एक पार्टिकल है अपनी दूरी पर, तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए
रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कोई एक फिक्स पॉइंट अपने पास में होना चाहिए, उसको ओरिजिन मान के चलते हैं अपन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट एंड एन एंगल इज टेकन फ्रॉम अ रेफरेंस डायरेक्शन, ये एंगल है, ये रेफरेंस डायरेक्शन है आपकी, ठीक है, ये रेफरेंस डायरेक्शन है और ये उसके साथ में क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है। रेफरेंस डायरेक्शन, इट इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द ओरिजिन इज कॉल्ड अ पोल, ठीक है। तो जो अपने पास में ये जो हिस्सा आता है ना, ये जो अपने पास में ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन को ही अपन क्या बोलते हैं, इस ओरिजिन को ही अपन क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। ध्रुव क्या बोला जाता है, ये ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। ये देखो हिंदी में भी बता देता हूं, जब द्विआयामी समन्वय प्रणाली के समतल पर प्रत्येक बिंदु एक संदर्भ बिंदु से दूरी द्वारा तय किया जाता है, ठीक है, मतलब वो फोर्स की लाइन, ठीक है, तय किया जाता है और एक संदर्भ दिशा में एक कोण लिया जाता है और उसी संदर्भ दिशा में आपके पास में एक कोण है जो अपन ने कितना लिया है, थीटा लिया है, कितना लिया है, थीटा लिया है, तो इसे ध्रुवीय समन्वय प्रणाली के रूप में माना जाता है, ठीक है। मतलब इसको ध्रुवीय निर्देशांक जो तंत्र होते हैं उसके रूप में क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं। ध्रुवीय समन्वय प्रणाली में मूल को ध्रुव कहा जाता है, यही तो बताया मैंने कि जो मूल पॉइंट है अपने पास में, ये मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु को क्या कहते हैं अपन, पोल बोलते हैं, ठीक है। इस मूल बिंदु को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, रिमेंबर दैट। अब इसके बारे में स्टडी करना है अपने को। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया ये क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है, ये सारा सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अब पहले अपन है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं क्या चीज़ और इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, और इससे कैसे अपना काम आसान हो सकता है। बाकी फिर प्रॉपर्टीज़ को अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, देखो ये यहाँ पर ये इस चित्र को देखो, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म है पूरी की पूरी, ये जो आपके पास में बन रही है ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है अपने पास में, ठीक है। जहाँ पे ये थीटा अपने पास में एंगल जा रहा है, ये थीटा कैप। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपके पास में मैं ऐसे बना देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं इससे भी समझा दूंगा, ये ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास में ना ये डिस्टेंस जो होगा, ये हमेशा आर कैप को बताएगा, ये आर डिस्टेंस, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना अपने पास में वो हमेशा आर कैप को बताएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ये आर कैप आ रहा है ना, इसमें थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो ये मैं आपको अलग से और बना के बता रहा हूँ कि ये जो आर है अपने पास में ये रेडियस हो गया और इसका जो अपने पास में डायरेक्शन होगी वो रेडियल ही बाहर जाएगी। दूसरी चीज़ ये एंगल होगा आपका, इसमें एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा देखो ये यहाँ पे चेंज होता जाएगा, ये इस तरीके से चेंज होगा, ऐसे घूमता घूमता चेंज होता रहेगा ये। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी थीटा की वो ये आएगी, थीटा कैप इस डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा, ठीक है। थीटा कैप जो होगा वो आपका इस डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये x मान लेंगे अपन, क्योंकि अपन कार्तिक निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ये अपन किसके बारे में मान लेंगे, y, ठीक है। तो एक बार बताओ इधर की तरफ डायरेक्शन कितनी होगी, i कैप, और इधर की तरफ डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, j कैप, ठीक। तो ये अपने पास में क्या होगा, अब इसमें दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। मैं मान लेता हूँ कोई एक पॉइंट P है यहाँ पर, ठीक है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कार्तिक निर्देश तंत्र में तो कितने हैं, x और y, और यहाँ पर कितने रहेंगे ध्रुवीय में r और थीटा। तो ध्यान देना कभी भी अगर हमें ध्रुवीय निर्देश तंत्र के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर किसी भी पॉइंट को अगर उसकी स्थिति के बारे में पता करना है, उसकी पोजीशन के बारे में पता करना है, किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ध्रुवीय निर्देशांक में, तो वो r और थीटा से दिया जाएगा, ठीक है, r और थीटा से दिया जाएगा। इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस के अंदर ज़्यादातर जो अपने पास में यूज़ होते हैं वो r और थीटा ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आपका वो r और थीटा वो एक वृत्त बनाएगा और वृत्त को
वृत्त के ऊपर अगर किसी स्थिति के बारे में अपने को ज्ञात करना है, किसी पोजीशन के बारे में पता करना है, तो फिर वैल्यू किसकी लेनी पड़ेगी अपने को, आर और थीटा की, कि वो कितने रेडियस पर है और कितने एंगल पर है। ठीक है, अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो किसी भी एक पॉइंट के लिए जो एक्स और वाई है ये अपने बराबर दे रखा है आर और थीटा के। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। आगे बढ़े, अब ध्यान देना इधर। मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया ये इस तरीके से। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मतलब एक सर्कल बना लिया, वृत्त में ही बात करेंगे अपन तो। ठीक है, और यहां पर इसके सेंटर से एक सीधी लाइन खींची और एक इस तरीके से ये। ठीक है, ये जो है इसका ये क्या है, सेंटर है, ये ओ क्या है, इसका सेंटर है ये वाला। ठीक है, ये ओ तो क्या हो गया, इसमें सेंटर आ गया। और ये जो है अपने पास में ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये एक्सिस कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, मैंने कोई एक पी पॉइंट मान लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या माना मैंने, एक पी पॉइंट माना। ठीक है, एक पी पॉइंट है जिसके अपने पास में सेंटर से जो रेडियस है वो कितना है अपने पास में, एक मिनट, सेंटर से रेडियस कितना है अपने पास में, ये आर। ठीक है, ये आर है अपने पास में, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है अपने पास में, थीटा। तो जो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो एक्स और वाई तो अपने पास में कौन से हो गए, कार्तिक निर्देश तंत्र, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था। ये अपने पास में एक्स और वाई तो कौन से आ गए, कार्तिक निर्देश तंत्र। और साथ ही साथ में जो अपने पास में आर और थीटा है, मैंने अलग से डिनोट कर दिया। ठीक है, आर और जो थीटा है अपने पास में ये क्या है, आर और जो थीटा है ये अपने पास में क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, तो ये अपने पास में चीज है। अब इसको क्या करना है, एक्स और वाई को आर और थीटा में चेंज करना है, या फिर आर और थीटा को किस में चेंज करना है, एक्स और वाई में। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। माना कोई बिंदु P जो O से R दूरी पर है, R दूरी पर है, तथा इसका कोण x अक्ष से थीटा है। ठीक है, इतना ही मानना है अपने को, इसको ज़्यादा कुछ मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी करवा देता हूँ मैं आपको। लेट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R from O and make angle theta with x axis। ठीक है, x एक्सिस के साथ में कैसा एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। थोड़ी सी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी लो है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, ये अपने पास में है। अब इसको अपने को क्या करना है, डिटेल स्टडी में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक बार आप ये ध्यान देना, मैं ये पेन लेता हूँ।
एक मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींची ये, और एक लाइन इसको खींच दिया मैं ये, ठीक है। तो एक बार बताओ, इस आर का घटक इधर कितना होगा, इस आर का घटक इतना यहाँ पे किधर होगा, इधर, मतलब ये आर जो होगा ना अपने पास में, इसका घटक इधर कितना होगा, आर कॉस थीटा, यही होगा ना, आर कॉस थीटा, ठीक है। कोई दूसरा पेन लेंगे, देखते हैं कोई लाइट पेन, ये इधर कितना होगा, ये आर कॉस थीटा, और इधर की साइड कितना होगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो यहीं से अपने को पता लग गया। तो देखो यहां पर x इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास में, आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आर साइन थीटा, ठीक है। देखो x आर थीटा में चेंज हो गया, y भी आर थीटा में चेंज हो गया, ये आपका समीकरण 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अपने पास में दो इक्वेशंस आ गई, दो समीकरण आ गए, आर इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इसको आप उल्टा भी चेंज कर सकते हो, इसको आप उल्टा भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर ऑन स्क्वायरिंग 1 and 2 ऐड देम, ठीक है, ऐड देम। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो ये कितना होगा, पेज तो कम पड़ेगा क्या, चलो देखते हैं अभी। अगर ऐसा करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो आगे, तो आर कितना आ रहा है अपने पास में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण तीसरा। देखो मैंने कर दिया ना, चेंज हो गया ये, ठीक है। अगर एक्स वाई पता है तो अपन आर भी निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो अपन आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अपने को आर और थीटा पता है तो एक्स वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन इनका रूपांतरण कर रहे हैं, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं। अब बोले सर थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेन चीज़ तो वो भी है ना आपकी कि भाई थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही मैं बता देता हूँ, आइए बता देते हैं। देखो थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, समीकरण 1 व 2 को, ये समीकरण ऐसे नहीं, समीकरण 2 का 1 से भाग देने पर ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो देखो कितना आएगा ये, y ओवर x, r से r तो कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा tan थीटा, और अपने पास में यहाँ से जो वैल्यू आएगी थीटा की, ये कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स y ओवर x। तो मतलब x और y पता है आपको, x और y पता है आपको, तो अपन tan इनवर्स निकालेंगे, थीटा भी पता लगा लेंगे कि भाई थीटा कितना बन रहा है उस पॉइंट पे। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके रूपांतरण कहलाते हैं। मेन चीज़ आपकी डायरेक्शन भी तो आएगी, आर कैप भी तो आ रहा है, थीटा कैप भी तो आ रहा है, डायरेक्शन का कौन पता लगाएगा, तो डायरेक्शन भी पता लगा लेते हैं, चलो ठीक है। डायरेक्शन ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप, ठीक है।
आर कैप और थीटा कैप की दिशाएं, ठीक है, आर कैप और थीटा कैप की दिशाएं। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो वो कैसे डिसाइड करना है, उसी डायग्राम में चलते हैं एक बार। इस डायग्राम में देखो यहाँ की साइड में अपने पास में ये इधर की साइड आई कैप है और इधर की साइड कितना है, जे कैप है, और ये कितना जा रहा है अपने पास में, आर कैप है, और यहाँ पर ये, ठीक है, एक मिनट, ये कितना है अपने पास में, थीटा कैप, ठीक है। तो देखो आगे बढ़े, यहाँ से आई कैप, आर कैप का तो सीधा सीधा तोड़ दो, आर कैप का तो सीधा घटक टूट जाएगा ऐसे, या फिर इसको ऐसे लिख लो जैसे आपकी इच्छा करे। अपन जानते हैं कि भैया आर जो होगा ना, आर वेक्टर, वो आर डॉट आर कैप होगा, आर डॉट आर कैप होगा, ठीक है। अब आर वेक्टर कितना होगा अपने पास में, एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई कॉस साइन थीटा जे कैप, यही होगा अपने पास में, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो एक मिनट, यहां से आर कैप कितना आएगा अपने पास में, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर ओवर कितना आ जाएगा, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर कितना आएगा अपने पास में, एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई साइन थीटा जे कैप ओवर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपन पता लगा सकते हैं, यहाँ से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन और मैं आपको इजी तरीका बताऊँ, यहाँ से थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, इसको छोड़ो, आपको तो मैं डायरेक्ट डायग्राम से ही बता देता हूँ, क्योंकि देखो अपने को बस ये चीज़ें समझनी है, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये जो आर कैप है, ये आर कैप आई कैप में कितना जा रहा है, कॉस थीटा, ये कितना जा रहा है, कॉस थीटा से जा रहा है, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये रहेगा अपने पास में, ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू रहेगी। एक मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो वाला मेथड कराऊंगा तो वो थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए, और नहीं होगा तो फिर अपन करा ही देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक मिनट, इसको अगर मैं डायरेक्ट ना करा के एक बार वैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये आर वेक्टर जो होगा ये अपने पास में आर डॉट आर कैप कहलाएगा, ठीक है। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, आर वेक्टर ओवर आर, यही वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अपने पास में, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, आर वेक्टर जो है अपने पास में अगर मैं आई कैप में निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये अपने पास में आर वेक्टर आएगा ना, एक्स आई प्लस वाई जे, और ये हो गया आर, आर से आर कॉमन लोगे, ठीक है, लेंदी नहीं था वो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये अपने पास में आर वेक्टर कितना आएगा, वो सॉरी आर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अपने पास में, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। रिमेंबर दैट अपन इसको भी चेंज कर सकते हैं, आर वेक्टर जो होगा अपने पास में और आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, जो भी दिशा होगी, उसको भी आई कैप और जे कैप में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पर जो अपने पास में आर वेक्टर आ रहा है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर ओवर आर, आर वेक्टर कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना आर वेक्टर, इधर देखेंगे तो आर कॉस थीटा, इधर कितना है आर साइन थीटा, वो वैल्यू रख दी मैंने आई कैप और जे कैप के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, थीटा कैप की। दूसरा थीटा कैप को समझने के लिए एक चीज मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बताऊंगा, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ आगे एक्सटेंड कर दूं, इस आर को समझना, इस आर को मैं यहां ले आया ऐसे,
तो ये भी तो आ रहा है। दूसरी चीज़, ये थीटा कैप वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास में, ये थीटा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, तो वो यहाँ पे भी लिखी जा सकती है, जैसे कि मैंने उसमें पहले वाले डायग्राम में बनी हुई थी। देखो ये देखो, ये रहा, ये थीटा कैप, ये थीटा कैप सेम ही तो है, इसी डायरेक्शन में तो जाएंगे दोनों। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी तो कहीं से उठा के कहीं भी रख दो आप, ये भी थीटा कैप ही होगा। अब एक बार बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ऑब्वियस ही बात है, ये जो थीटा है और ये जो आर कैप है, देखना इधर ध्यान देना है भाई, ये है आर कैप और ये वो पी पॉइंट है। तो ठीक है, अभी देखो थीटा कैप आर कैप, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 90 होगा। और ये एंगल कितना बचा था, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा ही आएगा अपने पास में, ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा। मैं फिर से एक बार रफली आपको समझा देता हूँ कि देखो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। लेकिन ये भी तो पूरा का पूरा 90 है, ये भी तो 90 है ये वाला, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही तो बचेगा। ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई अपने पास में। अब देखो थीटा कैप का कंपोनेंट तोड़ दो, इधर की साइड वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा, वाई डायरेक्शन में कॉस वाला आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास में जो एक्स डायरेक्शन के अंदर आएगा माइनस आई कैप में चला जाएगा, साइन थीटा वाला आ जाएगा। तो थीटा कैप तो सीधा सीधा सही यही आएगा कि थीटा कैप जो होगा ना अपने पास में कितना आएगा, वो माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तो मैंने आपको डायग्राम से बना के ही दिखा दिया। मैं आपको डायग्राम से फिर से मैं वहाँ पे बना देता हूँ। देखो वो डायग्राम कुछ ऐसा था आपका, ये आर है, ये थीटा है, मैंने यहाँ पे भी थीटा कैप बना दिया, ये भी थीटा था, ठीक है, ये भी अपने पास में थीटा कैप है। तो अब देखो इसका जो कंपोनेंट होगा ना, इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की साइड में थीटा कैप का, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा अपने पास में कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा ना, कॉस थीटा। और डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप में। और इधर की तरफ जो इसका कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस के, तो इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, थीटा कैप। तो ये मेरे को थोड़ा सा रूपांतरण पढ़ाने थे आपको, ये चेंजेस मैंने पढ़ाए आपको, ठीक है। ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं आगे जो अभी गति के समीकरण निकालेंगे वहाँ पर इसकी भी ज़रूरत होगी, इसकी भी ज़रूरत होगी, इन सारे जितने भी फॉर्मूले मैंने निकलवाए हैं ना, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार मैं आपको फिर से फेर देता हूँ, ये देखो किस तरीके से अपन ने इनको कैलकुलेट किया था। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन लिख लेना वापस से पीछे स्लाइड करके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो अब आपको गति के समीकरण निकालने में कोई भी वो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा चेंजेस या बहुत ज़्यादा वो रखें। ठीक, एक ये पॉइंट है। तो ये सारा उतार लेना। अब अगली क्लास के अंदर अपन जो केंद्रीय बल के बारे में जो पढ़ना है, जो गति के समीकरण पढ़ने हैं, वो इन्हीं की मदद से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। राधे राधे।